नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने सेट नंबर 3 देखा था और सेट नंबर 3 के 50 प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। उसके आगे हम लोग आज 51 से लेकर 100 तक यानी 50 प्रश्न देखेंगे और इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सौर विकिरण का जो परास होता है वह 100 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है 10⁻6 नैनोमीटर तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, सौर विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो सूर्य से ऊष्मा या प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो सूर्य क्या होती है ऊर्जा होती है। अच्छा, सूर्य ताप पृथ्वी की समतल सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर विकिरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण 2, यह परीक्षण कब किया गया था। तो यानी पोखरण 2 जो हुआ था यह कब हुआ था। तो यह हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में हुआ था और इसके तहत 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए थे। और जबकि पहला जो परीक्षण हुआ था पोखरण फर्स्ट, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, पोखरण फर्स्ट, वह हुआ था कब? तो यह हुआ था 18 मई 1974 ईस्वी को और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इसका? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा 98 में किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश का जो विकिरण होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, यानी इसकी प्रकृति कण एवं तरंग दोनों के समान होती है। वहीं बात करें प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। वहीं बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कण का सिद्धांत यह किसने दिया था? दकार्ते ने दिया था। किसने दिया था? दकार्ते ने कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और वही स्नेल ने इस नियम का जो है व्युत्पन्न किया था। किसने? स्नेल ने किया था, स्नेल ने। अच्छा, प्रकाश का वेग किसने नापा था? तो प्रकाश का वेग नापा था रोमर ने। किसने नापा था? रोमर ने नापा था। वहीं बात करें प्रकाश, तो वायु और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड ये होती है प्रकाश का चाल। अच्छा, वही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और वही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। 28 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? यानी रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था रडार का आविष्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ का था? तो यह वाटसन जो है स्कॉटलैंड का था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था और इन्होंने इसका आविष्कार 1930 ईस्वी में किया। कब किया था? 1930 ईस्वी में किया था। वहीं अलेक्जेंडर फेमिनिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फेमिनिंग ने। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इन्होंने इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में। अच्छा, आप लोग बताएं, रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया था? हैरिसन व टिनिंग ने रेफ्रिजरेटर की खोज किया था। यह अमेरिका के थे और इसका खोज 1850 ईस्वी में किया गया था। वहीं लेजर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था थियोडर मेनन ने इसका आविष्कार किया था और यह अमेरिका के थे और ये आविष्कार किया था लेजर का 1960 ईस्वी में। कब किया था? 1960 ईस्वी में। वहीं बात करें माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन। इसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने, यह भी अमेरिका के थे और 1876 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो पढ़ने के काम में आने वाले जो ग्लास होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस लेंस का बना होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारे से क्या होता है? पतला होता है। इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस। वहीं अवतल लेंस वह किनारे से क्या होता है? धंसा होता है। इस बीच से क्या होता है? धंसा होता है और किनारे चौड़ा होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक, आभासी और उल्टा। वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि रोग के निवारण में किया जाता है। इसका प्रयोग दूरबीन में घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे कलपुर्जों को देखने में और ज्योतिष द्वारा हंस रेखा देखने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? यानी आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किस कारण मिला था? तो यही प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कार के लिए मिला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन मूल के क्या थे? वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन के। जर्मन मूल के यह वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के विकास में भी महत्वपूर्ण यह योगदान दिया था। सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी एक आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभ हैं। वहीं बात करें इन्होंने जो दिया था E=mc², E=mc², जो सापेक्षता सिद्धांत से उत्पन्न होता था, को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरण जो है यह किसने दिया था? आइंस्टीन नहीं दिया था। चलिए अगला प्रश्न है पीतल निम्न की मिश्र धातु, यानी पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तांबा और जस्ता का मिश्रण जो है पीतल होता है। इसमें जो है तांबा का प्रतिशत 70% और जस्ता कितना होता है? 30%। वहीं बात करें कांसा, कांसा जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? तो कांसा कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का मिश्रण क्या होता है? कांसा होता है। वहीं बात करें जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर यह किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल यह जर्मन सिल्वर होता है। वहीं गन मेटल, गन मेटल जो है यह किसका मिश्रण है? गन मेटल, तो यह कॉपर, जिंक और टीन, कॉपर, जिंक और टीन यह जो है गन मेटल होता है। वहीं बात करें डच मेटल, डच मेटल यह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कॉपर का अनुपात 60 होता है और जिंक जो है यह 40 होता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आइसोटोप यानी समस्थानिक, समस्थानिक यह क्या होता है? समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, तो वह कहलाता है समस्थानिक यानी आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है? ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग हो तो आइसोटोप कहलाता है। प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? अलग अलग होता है। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है? समस्थान। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? तो एटॉमिक नंबर पे रखा गया, यानी परमाणु संख्या के आधार पे रखा गया है। जबकि समस्थानिक में परमाणु संख्या के समान रहने के कारण उन्हें अलग नहीं किया गया है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। तो अच्छा, ये तो आइसोटोप हुआ। समझते हैं आइसोबार। इसे हिंदी में कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। ये क्या होता है?
समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारी कहते हैं, यानी जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता हो, अलग हो, एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं हम लोग समभारिक। वहीं एक होता है आइसोटोन, आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक जिसमें जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यह भौतिक नहीं, यह केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। मोमबत्ती का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, न कि भौतिक। दूध से दही का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लकड़ी का जलना, यह भी जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें अगर उसमें जो भाग लेने वाली प्रक्रिया है उसे अगर हटा दे, कारक को हटा दे, तब पुनः वह पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, यह क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? यानी कौन सा जो है किरण जो है ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण जो है ऋणात्मक होता है। बीटा किरण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अल्फा किरण क्या होता है? यह धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। वहीं बात करें गामा किरण, गामा किरण क्या होता है? यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। वहीं बात करें किरण की, अगर बात आई है तो ये जो तीनों किरण है इसका उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से होता है? नाभिक से, परमाणु के नाभिक से उत्पत्ति होता है। वहीं बात करें द्रव्यमान, तो जो अल्फा किरण है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और बीटा किरण की द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यही गामा किरण, तो इसका जो है शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का सबसे अधिक होता है। उसके बाद बीटा किरण का होता है और उसके बाद जो है अल्फा किरण का होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इस तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्रोमेटोग्राफिक तकनीक में स्थिर चरण नामक चरण पर पदार्थों का मिश्रण लगाया जाता है। स्थिर चरण ठोस या तरल हो सकता है, ठोस या तरल हो सकता है। चलायमान चरण जो शुद्ध विलायक या विलायकों का मिश्रण या गैस हो सकता है को स्थिर चरण पर धीरे धीरे चलने दिया जाता है। जब स्थिर चरण पर मिश्रण के चलन चरण को ले जाया जाता है तो मिश्रण के घटक धीरे धीरे क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस विधि से जो है पदार्थों के मिश्रण को अलग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल का इसमें प्रयोग किया जाता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा, वनस्पति तेल या वसा और इसके साथ क्या? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन तैयार किया जाता है, जिससे ग्लिसरॉल क्या होता है? मुक्त होता है। ग्लिसरॉल मुक्त होता है। साधारण ताप पर साबुन क्या होता है? नरम, ठोस एवं अवाष्पशील पदार्थ होता है। यह कार्बनिक मिश्रण जल में घुलकर झाग उत्पन्न करता है। अच्छा, उत्प्रेरक से भी कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अमोनिया गैस से है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि, कौन सी विधि? हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वहीं वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने
वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में? निकेल का प्रयोग होता है। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग होता है? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग होता है। जबकि अल्कोहल से ईथर बनाने में किसका प्रयोग होता है? गर्म एलुमिना का प्रयोग होता है। वहीं क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 की क्रांति, इसमें असम में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? तो वह नेता था दीवान मनीराम दत्त। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीवान मनीराम दत्त जो है असम का नेता था। यह जो है वह असम के जो राजा थे, अंतिम राजा के पुत्र कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह का इन्होंने शुरुआत किया था। अच्छा, 1857 की बात आई तो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। उसमें बहादुर शाह जफर जो है मुगल जो है सम्राट था, और इसका सेनापति कौन था? बख्त खां। कौन था? बख्त खां। वहीं बात करें कानपुर से, तो कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, और इसका जो सेनापति था वह तात्या टोपे था। वहीं झांसी से हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, और फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। किसने किया था? अजीमुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यह मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया था? 5 मई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दिवस लोगों के हाथों को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक पहल है। चलिए, मई की बात आई तो मई के हम लोग महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस क्या मनाते हैं? प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें 8 मई को ही हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं। 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, और 12 मई को हम लोग विश्व नर्स डे यानी विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, और 15 मई को हम लोग विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। जबकि 18 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस, और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 22 मई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाते हैं। और 31 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तो ये सारे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यह 1 मई को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पहली बार यह मनाया गया था 2010 में। इसके बाद प्रत्येक साल यह 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अप्रैल की बात आई तो अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस।
9 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वीरता दिवस। कौन सा दिवस? वीरता दिवस। 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं अम्बेडकर जी की जयंती, अम्बेडकर जयंती। क्या मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। 14 अप्रैल को ही विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस भी मनाते हैं। 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व हेमोफीलिया दिवस, विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल हमेशा एग्जाम में आता है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस। और 22 मई को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। और 23 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। चलिए अगला, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है? तो यह हेलीकॉप्टर है इनजेन्युइटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मार्स 2020 नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द्वारा यह एक रोवर मिशन है जिसमें रोवर डिजिटा एवं छोटे रोबोट हेलीकॉप्टर इनजेन्युइटी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो अभी यह पहली महिला बनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रियंका मोहिते ने अभी माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया है और यह महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। चलिए मैथ के प्रश्न है, राम, रमेश और रमन ने कुल 2340 रुपये कमाए। राम और रमेश के बीच कमाई का अनुपात 3:4 और रमेश और रमन के बीच का अनुपात है 2:3। तो रमन ने कुल कितने रुपए कमाए? तो राम, रमेश और रमन, राम और रमेश का अनुपात है 3:4, जबकि रमेश और रमन का अनुपात है 2:3। तो इसका हम लोग तीनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी 8, 6, 8, 12, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 3, 4 और 6 रेशियो आ रहा है तीनों का 3:4:6। कुल रुपए कितना है? तो कुल रुपए है 2340 रुपये, जबकि रेशियो का कुल हम लोग करेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13। निकालना कितना है रमन का? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कट कर लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1080 रुपये। 1080 रुपये कौन कमाया है? यह रमन कमाया है। वहीं अगर रमेश पूछा जाता तो 4 से गुना कर लेंगे और राम पूछा जाएगा तो 3 से गुना कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 800 रुपये लगाए। 4 वर्षों के बाद वह मूलधन बढ़कर 940 हो जाता है। अगर ब्याज की दर का 2.5% बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा? तो इसका जो रेट है वह कितना है? तो वर्तमान में देख रहे हैं 800 से 940 हुआ, तो इंटरेस्ट मिला 140, 1 साल का हो जाएगा 35। वहीं परसेंटेज में तो इसे 8 से कर लेंगे तो इतना प्रतिशत, इसमें करा के 2.5% बढ़ा दिया, यानी 5/2% बढ़ा देते। तो कुल मिश्रधन निकालना है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 800, और फिर उसका जो इंटरेस्ट तो 800 का 55/8, और इसका टाइम है 3 साल, अब बटे 100, इसे सॉल्व कर लीजिएगा 965 रुपये आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, 1 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है, यानी 2 घंटा में वह 3 सेंटीमीटर जलती है। एक दूसरी मोमबत्ती जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। कह रहा है कि कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी? तो देख लेते हैं। माना कि x घंटे बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई कितना हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो कह रहा है कि वह 2 घंटा में 3 सेंटीमीटर क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो 3 × 2x बराबर, इधर ले लेते हैं
तो 10 दूनी 5 दूनी 10 एक 11, 11/2 -2x/3। इसे अगर सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 3 घंटा हो जाएगा, यानी 3 घंटा बाद दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगला 5 मीटर गुने 3 मीटर गुने 4 मीटर की एक टंकी 6 समान पाइपों द्वारा 20 घंटे में खाली हो सकती है, तो पाइप से प्रति सेकंड निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा, यानी पर 1 घंटा में कितना पानी निकल रहा है वो निकालना है। तो इसमें कह रहा 1 घन मीटर बराबर कितना होगा, 1000 लीटर। कितना होगा, 1000 लीटर। टंकी का आयतन दिया हुआ है 5 गुने 3 गुने 4, तो इसका आयतन क्या, 5 चौक 20 दिया 60 घन लीटर। इसका आयतन कितना है, 60 घन लीटर इसका आयतन हो जाएगा। 6 पाइप द्वारा 1 घंटे में निकाला गया पानी बराबर क्या हो जाएगा, तो 60,000 लीटर। घन है तो 60,000 लीटर, 60,000 लीटर कितना में, तो यह कह रहा 20 घंटे में, तो हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 3000 लीटर। कितना हो जाएगा, 3000 लीटर। यह 6 पाइप निकाल रहा है, तो निकालना है एक पाइप का, कितना का निकालना है, एक पाइप का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 500 लीटर। 1 घंटा में एक पाइप 500 लीटर निकालता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। HIV द्वारा होने वाला रोग, तो HIV वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रोग होता है, एड्स होता है। वहीं बात करें एड्स, AIDS, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, और यह एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अच्छा, वायरस से फैलने वाले कुछ और बीमारी जैसे डेंगू ज्वर यह अरबो वायरस से फैलता है, अरबो वायरस से डेंगू ज्वर फैलता है। वहीं पोलियो यह भी वायरस से होता है और पोलियो नामक वायरस से फैलता है। वहीं बात करें चेचक यह कौन से वायरस से फैलता है, मिक्सो वायरस से। मिक्सो नहीं, चेचक जो फैलता है, चेचक यह वेरिओला वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस से, वेरिओला वायरस से। जबकि छोटी माता, इसी का छोटा रूप छोटी माता, यह कौन सी वायरस से फैलता है, वेरिसेला वायरस से। इसे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। बड़ी माता यानी चेचक या वेरिओला, और छोटी माता वेरिसेला नामक वायरस से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ टीबी जो है, टीबी यानी क्षय रोग, यह किससे फैलता है, तो यह बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, और यह फेफड़े को प्रभावित करता है। कैंसर की बात करें तो कैंसर, तो यह जो है किससे फैलता है, तो कैंसर किसी भी प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है, तो चेचक अभी हम लोगों ने देखा यह वायरस से फैलता है, और यह वेरिओला वायरस से फैलता है। वहीं वायरस से हम लोगों ने देख लिया मलेरिया जो है यह प्रोटोजोवा से फैलता है, प्रोटोजोवा से। वहीं टीबी की बात करें तो टीबी यह किससे फैलता है, तो यह जो है जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। कुछ और हम लोग देख लेते हैं, प्रोटोजोवा से फैलने वाले बीमारी जो है वह कौन से, मलेरिया, पायरिया, सोने की यानी पे काम सॉप ट्रिक है, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, पायरिया और मलेरिया, यह प्रोटोजोवा से फैलता है। वहीं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, तो टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, फ्लैग, निमोनिया, काली खांसी, ये सारे जो है बैक्टीरिया से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है वह होती है हाइड्रोफोबिया। कौन सी बीमारी, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, यानी बिहार केसरी जो है यह
बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब भारत के अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री ये बने थे 1946 से लेकर 1961 तक यह बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार के जो उद्योग, कृषि, शिक्षा ये सारे क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ? तो कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ था? तो जो झारखंड जो अलग हुआ था वह हुआ था 45.85% जमीन लेकर, 45.85 प्रतिशत जमीन लेकर अलग हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं झारखंड, तो ये इसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। 15 नवंबर को ही हम लोग बिरसा मुंडा जयंती भी मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है? तो कौन सा जीव जो है उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका क्षेत्र जो पाया जाता है वह है गुजरात और राजस्थान। कौन सा राज्य में? तो गुजरात और राजस्थान में ये पाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं और यह विलुप्त होने के कगार पर है। नमदफा जो है, नमदफा उड़ने वाली गिलहरी, यह उत्तर पूर्वी भारत के लिए स्थानिक है। जबकि निशाचर उड़ने वाली गिलहरी है। नाम क्या है? निशाचर जो उड़ने वाली गिलहरी है। चलिए अगला प्रश्न, हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान परिसर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया। ओपन रॉक संग्रहालय भारत भर के 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है जिनकी आयु लगभग मानी जाती 3.3 बिलियन वर्ष तब से लेकर 55 बिलियन वर्ष तक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस आईएनएस से ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह जो मिसाइल ब्रह्मोस है समुद्र से समुद्र, इसका जो परीक्षण किया है वह किस आईएनएस के संस्करण से किया है? तो किस आईएनएस से किया गया है इसका परीक्षण? तो ये किया गया INS विशाखापट्टनम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। समुद्र से समुद्र मार करने वाला इसका जो संस्करण है, इसका परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया है जो सफल रहा था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना भी लगाया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस के बीच की एक संयुक्त उद्यम है। भारत और रूस मिलकर इसका निर्माण करती। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन है। मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य 2030 तक भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना, बिल्कुल सही। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका पहला दौर जो है 17 जनवरी से शुरू हुआ। अब भविष्य के दौर की बातचीत लगभग हर हफ्ते में हो रही है। और ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो अभी हैं पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ब्रिटेन के राज्य सचिव थे एनी मेरी ट्रेबिलियन, इसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान
और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो भारत और किस देश ने मिलकर जो है इस पर सहमति जाहिर किया है, तो वह देश है डेनमार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और डेनमार्क ने वर्ष 2020 से लेकर 25 तक के जो हिस्से है उसमें भारत और डेनमार्क ने हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। वहीं बात करें, यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन। इसे इलेक्ट्रीफाई द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें लगभग 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें 72 एसी चार्जर और 24 जो है 24 कौन से चार्जर? डीसी चार्जर लगाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो वह है जम्मू कश्मीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब निवेशक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से JNK में, जम्मू कश्मीर में अपने व्यापार अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न, द अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। कौन है? सागरिका घोष इसके लेखक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका विमोचन जो है किसने? इसका विमोचन हाल ही में किया गया है। चेन्नई से इसका विमोचन किया गया है। कहाँ से? चेन्नई से इसका विमोचन किया गया। इसमें जो है अटल बिहारी के जीवन के साथ साथ उनकी कुछ कविताओं के बारे में भी गहराई से जानकारियाँ दी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक में। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर जो है श्रीलंका के साथ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत और श्रीलंका ने हाइब्रिड प्लांट स्थापित करने के लिए इस पर जो है हस्ताक्षर किए। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। और श्रीलंका के जो विदेश मंत्री वह है GL पीरिस ने जाफना जो द्वीप है, जाफना में हाइब्रिड बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न, लीडर, पॉलिटिशियन और सिटीज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रशीद किदवई। कौन है? रशीद किदवई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह पुस्तक रशीद किदवई ने भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली 50 हस्तियों की कहानियों का संकलन किया है। इसे हेरिटेज इंडिया ने प्रकाशित किया है। किसने प्रकाशित किया है? हेरिटेज इंडिया ने इसे प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो नाबार्ड के द्वारा माई पैड माई राइट्स यह कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया? लेह में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके जो अध्यक्ष थे गोविंदा राजुलू चिंताना ने हाल ही में लेह में यह जो है प्रोग्राम लॉन्च किया। नाबार्ड के नेप फाउंडेशन द्वारा 7.5 लाख रुपए की मशीनरी और सामग्री के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रश्न है, किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में मस्तक सेट्टी को हराया और इन्होंने कांस्य पदक जीता। दीपक पुनिया इससे पहले 2019 के जो विश्व कप हुआ था उसमें रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ पीस
जो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है इसका अनावरण श्रीनगर में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है क्या किया है, अनावरण किया है। अगला प्रश्न, किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत सौंपा है? तो विक्रांत जो सौंपा है इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किसने किया है? ये किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। यह जो विमान है इसे 28 जुलाई 2022 को सौंपा गया। 28 जुलाई 2022। इसकी लंबाई है 262 मीटर। कितना है? 262 मीटर। और यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसमें कुल लागत हुआ था 20,000 करोड़ रुपए। कितना? 20,000 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वह सम्मान है द पाल अर्नगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। यह तिब्बत धर्मगुरु है, एक बौद्ध धर्मगुरु तिब्बत के, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अच्छा, यह दलाई लामा का छठा अवार्ड है। यह दलाई लामा का छठा अवार्ड है। यह जो अवार्ड है यह देता कौन है? तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में जो है यह पुरस्कार जो है दलाई लामा को दिया गया। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज यह चेनाब नदी पर बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी पर यह पुल बना है जो सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। इसकी जो ऊंचाई है वह एलिफ टावर जो है उससे 35 मीटर ऊंचा है। एलिफ टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विद्या रथ ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है असम ने। किसने लॉन्च किया है? असम राज्य ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने विद्या रथ ऑन स्कूल व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल से वंचित बच्चों को 10 महीनों के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका नाम जो है शहीद भगत सिंह के नाम पे किया गया है। यह फैसला पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भगवत मान और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है और यहाँ के हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, दोनों ने मिलकर लिया है। इसमें लगभग 485 करोड़ रुपए हवाई परियोजनाओं भारतीय विमानन प्राधिकरण पंजाब और हरियाणा की सरकारें मिलकर किया है और इसी के दौरान इसका नाम भी परिवर्तन किया गया है। प्रश्न, तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वह देश है कोरिया। भारत ने कोरिया को हराकर अंडर 18 चैंपियनशिप पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कोरिया को हराकर यह कांस्य पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पिनाका रॉकेट को डीआरडीओ ने ही बनाया है। हालांकि ये निजी क्षेत्र की फर्म द्वारा विकसित किए गए हैं। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में यह सक्षम है। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रांड फिक्स जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ये जो है रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं, उन्होंने यह प्रतियोगिता जीता है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पे कौन रहे थे, तो दूसरे स्थान पे रहे थे सेर्जियो पेरेज और तीसरे स्थान पे रहे थे कार्लोस सेंज। तो ये सेकेंड पोजीशन पे रहे थे और ये थर्ड पोजीशन पे रहे थे। ये भी जो है रेडबुल के ही ड्राइवर हैं, किसके, रेडबुल के ड्राइवर हैं, जबकि ये कार्लोस या जो है फेरारी के ड्राइवर हैं, फेरारी। दोस्तों ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।